दोस्तों, जब हम स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उस टाइम हमें एक नाम हमेशा याद आता है, वो है वॉरेन बफेट का। क्योंकि वॉरेन बफेट दुनिया के ग्रेट रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, इसलिए जब भी लोग वॉरेन बफेट और इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं तो हम लोग उनकी स्टॉक इन्वेस्टिंग के सीक्रेट को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें वही पुरानी बातें सुनने को मिलती हैं, वही पुराने कोट्स जिसका डीप मीनिंग ज्यादातर लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट ने कब और कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग की एजुकेशन कहाँ से ली थी, वॉरेन बफेट बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं, वॉरेन बफेट कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी क्या है, जबकि वॉरेन बफेट ये सारे लेसन अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं बर्कशायर हैथवे लेटर टू शेयर होल्डर्स में। और यही सारे कोर्सेस को पिक करके रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम ने द वॉरेन बफेट वे बुक लिखी है। और इस बुक के मैं आपको यही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको पूरी लाइफ टाइम काम आएंगी। उससे पहले अगर आपने माइंड ओवर ग्रोथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सको। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, व्हेन एंड हाउ डिड वॉरेन बफेट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट जब 11 साल के थे तब उन्होंने अपनी सिस्टर डोरिस बफेट की सेविंग से उनको सिटी सर्विस प्रीफेयर्ड कंपनी के टोटल 6 शेयर्स $48 पर शेयर के खरीदवा दिए थे। लेकिन कुछ मंथ बाद शेयर का प्राइस $27 हो गया था, यानी कि 30% कम हो गया था। शेयर का प्राइस डेक्लाइन होने की वजह से वॉरेन बफेट पैनिक होने लगे, पर जब ही जल्दी से शेयर का प्राइस एकदम से $40 का हुआ तो वॉरेन बफेट ने अपनी सिस्टर के ताने से तंग आकर के वॉरेन बफेट ने अब अपने सारे शेयर बेच दिए। लेकिन अब बफेट के सारे शेयर को बेचने के बाद एकदम से तेजी से शेयर का प्राइस $200 से भी ज्यादा का हो गया था। बाद में वॉरेन बफेट को यहाँ डिसबिलीव देखने को मिला। वॉरेन बफेट का ये पहली बार स्टॉक मार्केट में बैट करना उनके लिए टोटल टाइम वेस्ट नहीं था। वॉरेन बफेट ने इस प्रोसेस में अपना एक फर्स्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट लेसन सीखा था, वो था वैल्यू ऑफ पेशेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए पेशेंस के साथ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर के प्राइस चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वो भी पेशेंस के साथ। लेसन नंबर 2, वेयर डिड वॉरेन बफेट गेट हिज इन्वेस्टिंग एजुकेशन। नंबर 1, कोलंबिया बिजनेस स्कूल। वॉरेन बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में बेंजामिन ग्राम के अंडर पढ़ाई करी, जहां पर उन्होंने फंडामेंटल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा। नंबर 2, बेंजामिन ग्राम टीचिंग। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है बेंजामिन ग्राम की प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग की वजह से, जो बफेट को जोर देता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदने को। नंबर 3, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राम ने इन्वेस्टर के लिए एक फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी है, और वॉरेन बफेट ने भी अपनी लाइफ में ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ी है। और इस बुक को पढ़ने की वजह से वॉरेन बफेट की लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, और वॉरेन बफेट ने ये बेंजामिन ग्राम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को अपनी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताते हैं। वॉरेन बफेट ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को न्यू इन्वेस्टर को पढ़ने को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक इन्वेस्टिंग की सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक पर भी आगे समरी बनाऊंगा, इतने आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेसन नंबर 3, हाउ डज वॉरेन बफेट बिजनेस एनालाइज। वॉरेन बफेट कहते हैं डोंट बाय स्टॉक्स, बाय आप बिजनेसेस। बफेट का सिंपल सा कहना है आप बिजनेस को पहले एनालाइज करके फिर अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अब यहाँ वॉरेन बफेट बिजनेस को 4 तरीके से एनालाइज करते हैं। नंबर 1, बिजनेस टेनेंट्स। नंबर 2, मैनेजमेंट टेनेंट्स। नंबर 3, फाइनेंशियल टेनेंट्स। नंबर 4, मार्केट टेनेंट्स। नंबर 1, बिजनेस टेनेंट्स। वॉरेन बफेट अपने माइंड में सबसे पहले स्टॉक को एक्सेस कर देते हैं। वॉरेन बफेट अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मार्केट थ्योरीज, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और सेक्टर ट्रेंड को देख के नहीं लेते हैं। वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ इस बेस पर लेते हैं कि कैसे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। इसमें भी वॉरेन बफेट अपना पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 मेन एरियाज पर फोकस करते हैं। नंबर 1, आ बिजनेस मस्ट बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि बिजनेस सिंपल होना चाहिए और उस बिजनेस को समझना बहुत आसान होना चाहिए। नंबर 2, आ बिजनेस
बिजनेस मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री, यानी कि बिजनेस के पास कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। नंबर 3, अ बिजनेस मस्ट हैव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, यानी कि बिजनेस के पास लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। आइए इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, इज द बिजनेस सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। इसमें पहला पॉइंट आता है क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वॉरेन बफेट बिलीव करते हैं कि बिजनेस को आसानी से समझना चाहिए कि कंपनी कैसे रिवेन्यू जनरेट करती है और उस कंपनी के कोर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं और वो कंपनी कैसे ऑपरेट हो रही है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। वॉरेन बफेट इन बिजनेसेस को हाई वैल्यू देते हैं। दूसरा, अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। वॉरेन बफेट की आदत है वो हमेशा ऐसे बिजनेस को अवॉइड करते हैं जिनके पास कॉम्प्लेक्स एंड अनवैल्यूटेड बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं। वो हमेशा ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करने को प्रीफर करते हैं जिनका ऑपरेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और समझने में बहुत आसान होता है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अनसर्टेनिटी एंड रिस्क लेकर आ सकते हैं। इसमें आता है दूसरा पॉइंट, डज द बिजनेस हैव कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। नंबर 1, लॉन्ग टर्म सक्सेस। बफेट वही बिजनेस ढूंढते हैं जिनके पास हिस्ट्री में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड होता है और इन बिजनेसेस की बहुत लंबे समय तक ग्रोथ होती रहती है। और बफेट कहते हैं ऐसी कंपनीज फ्यूचर में भी कंसिस्टेंट तरीके से प्रॉफिटेबल होती रहती हैं और इन कंपनीज में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के थ्रू अच्छे रिटर्न मिलते हैं। नंबर 2, इकोनॉमिक मोड्स। वॉरेन बफेट वो बिजनेसेस की तलाश में रहते हैं जिनके पास इकोनॉमिक मोड्स होते हैं, मतलब उस कंपनी के पास क्या ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं जिससे उस कंपनी के प्रॉफिट उसके कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्ट हो रखा है। और यहाँ पर भी बहुत सारे टाइप के मोड्स होते हैं, जैसे ब्रांड मोड, कोस्ट मोड, नेटवर्क इफेक्ट मोड, स्विचिंग कोस्ट मोड। दोस्तों इस पर एक बुक है, मैं उसकी बुक समरी बनाऊंगा, इतने आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम उसे बोलते हैं जब कंपनी के पास एबिलिटी होती है सिक्योर फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन करने की, तो उसे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते हैं। और ऐसी कंपनी के पास बैलेंस होता है जैसे एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, जो एंश्योर कर देते हैं कि कंपनी में लॉन्ग टर्म एबिलिटी है और ऐसी कंपनी के पास वेदर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने की एबिलिटी होती है। नंबर 4, बैलेंस्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बैलेंस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ शुरू होती है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास बैलेंस में इक्विटी यानी ओनरशिप कैपिटल और डेप्ट यानी बोरोड कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास एक्सिस डेप्ट होने का आउटकम होता है कंपनी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। वॉरेन बफेट कहते हैं कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, मतलब वो कंपनी ज्यादा कैश जनरेट करनी चाहिए अपनी स्पेंडिंग से। नंबर 3, डज द बिजनेस हैव फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। अगर कोई कंपनी आप रिसर्च करते हो और उस कंपनी का फ्यूचर पॉजिटिव और प्रोमिसिंग है और लॉन्ग पीरियड में इन्वेस्ट करने के लिए है, इसे हम फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बोलेंगे। अब इसमें आता है रिवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ। बफेट ऐसी कंपनी देखते हैं जिसका पिछले सालों से रिवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है और उसकी ग्रोथ की वजह से मार्केट शेयर भी एक्सपेंड हो रहा है और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और कंपनी का इफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। दूसरा, इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। बफेट वो सक्सेसफुल कंपनी देखते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ कंटिन्यू इनोवेट करती रहती हैं और चेंजिंग मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करती हैं। तीसरा, फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। और जो कंपनी फेवरेबल प्रोस्पेक्ट के साथ होती हैं वो फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन रखती हैं और लो लेवल डेप्ट को और अपने इफिशिएंट कैश रिजर्व को भी। चौथा, कस्टमर रॉयल्टी। और बफेट ऐसे बिजनेस भी देखते हैं जो कंपनी हिस्ट्री से लगातार अपने कस्टमर को गुड प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती आई है, यानी कि उस कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर रखा है और जिससे उस कंपनी का फ्यूचर में कस्टमर बेस और एक्सपेंड होगा। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट टेनेंट। अब यहाँ वॉरेन बफेट ये बिजनेस इसलिए चेक करते हैं कि चाहे बिजनेस कितना भी प्रॉफिटेबल हो, अगर मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है, आपसे चीटिंग या फ्रॉड कर रहा है और अगर वो कंपनी किसी फ्रॉड केस में पकड़ी जाती है तो ये पूरा चांस है कि आपका पैसा
पैसा लॉस में होगा। इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा बिजनेस में ये देखते हैं कि उस कंपनी में क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है या नहीं, यानी कि आपको ये देखना चाहिए उस कंपनी के सीईओ और टॉप मैनेजर्स और डायरेक्टर का पूरा रिकॉर्ड कैसा है, ये चेक करना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट भी यही चेक करते हैं। वॉरेन बफेट का एक सिंपल पॉइंट है, वी कैन नेवर सक्सीड इन मेकिंग गुड डील्स विद बैड पर्सन, यानी कि आप कभी भी बुरे इंसान के साथ सक्सेसफुल डील नहीं कर सकते हो। यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट बुरा है तो वो कहीं ना कहीं चोरी करके भागने की सोचेगा, जिससे आपका पैसा जरूर लॉस में चला जाएगा। इसमें आता है कैपिटल एलोकेशन। वॉरेन बफेट को मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन निकालने में इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। फिर यहाँ पर वॉरेन बफेट एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अपनी कंपनी का कैपिटल को वाइजली एलोकेट करेगा, फिर चाहे वो री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस के थ्रू हो या स्ट्रेटेजिक एक्वाइजिशन हो या अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड इनकम देना हो। इसमें आता है दूसरा, कैंडोर एंड ट्रांसपेरेंसी। बफेट ऐसी कंपनी देखते हैं जिनके पास रेशनल मैनेजमेंट टीम होती है और वो एक ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स के साथ सही से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्लियर, होनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी के बारे में। नंबर 3, फाइनेंशियल टेनेंट्स। वॉरेन बफेट का इसमें सिंपल पॉइंट है, वो कंपनी में मैनेजरल एक्सीलेंस के साथ उसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी देखते हैं, यानी कि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बेस पर लेते हैं कि उस कंपनी का हिस्ट्रिकली से अर्निंग ग्रोथ इंक्रीज हो रहा था और आने वाले टाइम में भी इस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ इंक्रीज होगा तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। और वॉरेन बफेट उस कंपनी के 1-2 साल के प्रॉफिटेबल होने पर फोकस नहीं करते हैं, वो हमेशा कोई भी कंपनी को रिसर्च करते हैं तो उसका कम से कम 5 ईयर प्रॉफिटेबल रिटर्न पर फोकस करते हैं। और ये फाइनेंशियल टेनेंट्स बफेट और बाकी इन्वेस्टर की हेल्प करता है। वॉरेन बफेट देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें सबसे पहले आता है फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी नॉट अर्निंग पर शेयर। वॉरेन बफेट हमेशा कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी पर फोकस करते हैं, ना कि अर्निंग पर शेयर पे। बफेट कहते हैं बिजनेस को गुड रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव करना चाहिए, यानी कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो कम हो या डेट यानी कि कर्जा हो ही ना, क्योंकि जब कंपनी डेट फ्री होती है तो लॉन्गर टाइम तक सरवाइव करती है। अब दूसरा, कैलकुलेट ओनर अर्निंग टू गेट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू। वॉरेन बफेट बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का ओनर अर्निंग एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। बफेट ओनर अर्निंग को कैलकुलेट करने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि कंपनी की ओनर अर्निंग निकालने से हमें ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू पता लगती है। इसमें आता है तीसरा, हाई प्रॉफिट मार्जिन। स्टॉक मार्केट में हाई प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कंपनी के पास एबिलिटी है कि अपने रेवेन्यू के कंपैरिजन में वो लगातार सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का हाई प्रॉफिट मार्जिन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वॉरेन बफेट और बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक की एस्टिमेट वैल्यू निकालते समय किसी कंपनी की अक्सर फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं जब कोई कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन करती है तो उसका अर्निंग पर शेयर भी हाई होता है, जिसकी वजह से स्टॉक की वैल्यू भी हाई होती है। अब इसमें आता चौथा, पे डिविडेंड। बफेट कहते हैं कंपनी को अपने प्रॉफिट डिविडेंड के थ्रू पे करना चाहिए। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं कर रही है तो उसे रिटेन हुए प्रॉफिट से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स का हक होता है। और अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड के थ्रू प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो कंपनी एटलीस्ट स्टॉक प्राइस को बढ़ा के शेयर होल्डर्स का फायदा करा सकती है। और अगर उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है तो वो कंपनी उस कैश का प्रॉपरली यूज ही नहीं कर रही है, तो उस प्रॉफिट का कमाने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ जो आप तक पहुंचा ही नहीं। नंबर 4, मार्केट टेनेंट्स। ये मार्केट टेनेंट्स भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और वॉरेन बफेट भी इस मार्केट टेनेंट्स में हाई क्वालिटीज कंपनीज के अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदने में और उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करने पर ही फोकस करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफेट हमेशा स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ही एक सिग्निफिकेंट प्राइस पर ही स्टॉक को खरीदते हैं। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफरेंस होता है
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक और करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक के बीच का। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है $10 पर शेयर और उस कंपनी का करंट प्राइस है वो है $7 पर शेयर, तो उस कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी 30%। वॉरेन बफेट बोलते हैं जितना हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होगा। पहला पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस? इंट्रिंसिक वैल्यू। वॉरेन बफेट हमेशा फोकस करते हैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में, क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने से ये एस्टिमेट होता है कंपनी की ट्रू वर्थ क्या है, और ये कंपनी के प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर के सारे कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। इकोनॉमिक टर्म्स में बिजनेस की यही वर्थ होती है। दूसरा, कैश फ्लो बेस्ड एनालिसिस। बफेट हमेशा ज्यादा फोकस कंपनी के कैश फ्लो को एनालिसिस करने में ही करते हैं, ना कि इसके बजाय कंपनी की अकाउंटिंग वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की मोर एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करता है और वो कंपनी के पास एबिलिटी है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है। बफेट कहते हैं ये सारी चीजें हमें कंपनी की कैश फ्लो बेस्ड एनालिसिस करने से पता लगती हैं। इस कैश फ्लो बेस्ड एनालिसिस में ना सिर्फ अर्निंग इंक्लूड हो सकती है बल्कि डिविडेंड, शेयर बायबैक्स एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं। लेसन नंबर 4, हाउ डज वॉरेन बफेट मैनेज पोर्टफोलियो? वॉरेन बफेट अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपने इन्वेस्टिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, ना कि सेकंड, मिनट, डे और मंथ्स में। बफेट बोलते हैं कि मुझको हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज के साथ जुड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता हूँ। यानी कि बफेट कुछ आउटस्टैंडिंग स्टॉक चूज करते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में अबव एवरेज रिटर्न प्रोड्यूस करती है, और वॉरेन बफेट उन कुछ आउटस्टैंडिंग कंपनीज के स्टॉक में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसको वॉरेन बफेट फोकस इन्वेस्टिंग कहते हैं। वी जस्ट फोकस ऑन अ फ्यू आउटस्टैंडिंग कंपनीज, यानी कि जब हम कुछ आउटस्टैंडिंग कंपनीज पर फोकस करते हैं, उस कुछ कंपनी में अपनी बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बफेट कहते हैं ये फोकस इन्वेस्टिंग कहलाती है। और वॉरेन बफेट को ये फोकस इन्वेस्टिंग से अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करने में काफी हेल्प होती है। आपको भी अपना स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए इस फोकस इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 5, व्हाट इज वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी? द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। ये उन मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर के बारे में रिफेयर करता है जो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट को बाइंग, होल्डिंग, सेलिंग के प्रोसेस में इन्वेस्टर को सही से डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें रेंज ऑफ कॉग्निटिव बायसेस और इमोशंस इंक्लूड होते हैं जो एक इन्वेस्टर के परसेप्शन, एटीट्यूड और बिहेवियर पर इम्पैक्ट कर सकती है। इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए और कॉमन नुकसान से बचने के लिए साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग को समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉग्निटिव बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कॉग्निटिव बायसेस इन्वेस्टर की सोच में एक सिस्टमैटिक एरर होता है जो एक इन्वेस्टर को लगातार गलत डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। ये बायसेस अक्सर इन्वेस्टर को रेशनल इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस की ओर ले जाता है, जिससे इन्वेस्टर को फाइनेंशियल सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इमोशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ग्रीड और फेयर एक पावरफुल इमोशन है जो रेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कारण बन सकती है। ग्रीड यानी लालच इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क लेने को पुश करता है, और फेयर यानी कि डर अपने स्टॉक को समय से पहले बेचने या इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह बचने का कारण बनता है। इन इमोशंस को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर को मार्केट कंडीशन की चिंता करे बिना इन्वेस्टर को एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए और उस पर स्टिक रहना चाहिए। नंबर 2, रिग्रेट एवर्जन। जब कोई इन्वेस्टर डिसीजन लेने से डरता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और वो डिसीजन सही ही होता है, तो उस इन्वेस्टर को बाद में जो रिग्रेट होता है इसको ही रिग्रेट एवर्जन कहते हैं। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। इन्वेस्टर को रिग्रेट एवर्जन को कम करने के लिए इन्वेस्टर को हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टर को अगर पोटेंशियल रिवॉर्ड चाहिए तो उसको सम लेवल ऑफ रिस्क को एक्सेप्ट करना ही होगा। नंबर 3, ओवर रिएक्शन एंड अंडर रिएक्शन। ओवर
रिएक्शन वो होता है जब इन्वेस्टर मार्केट की न्यू इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्ड करता है, और अंडर रिएक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है जब इन्वेस्टर बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसे अंडर रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों बिहेवियर ही इन्वेस्टर के लिए पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वॉरेन बफेट बुक के कुछ इन्वेस्टिंग के इम्पोर्टेंट लेसन जो आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के समय इन लेसन्स को फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस से रिलेटेड बुक समरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।